Good morning to all of you. In the last video of accountancy, we discussed the various types of accounting, that is a financial accounting, cost accounting and management accounting. Today we will discuss the new topic of this chapter, that is qualitative characteristics of accounting information. You know, accounting is a process or as an art which helps to recording, identifying, summarizing, classifying of the transaction and events of the business, and also helps to interpret, communicate of these data as information. So today we will discuss the accounting information have which kind of characteristics. Because of these, accounting information helps to discuss and analysis the company's situation and also helps to taking a decision for the business in the future. In order to assess whether accounting information is decision useful, it must possess the characteristics of reliability, relevance, understandability, कंपेरेबिलिटी. सो आपको पता है कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो अकाउंटिंग होती है उससे हमें एज वेल एज बिजनेस के रिलेटेड जो पार्टीज़ होती हैं उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है. सो इस इन्फॉर्मेशन में कुछ क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स होनी ज़रूरी हैं. अगर उस इन्फॉर्मेशन में ये करेक्टरिस्टिक्स नहीं पाई जाती है तो उस इन्फॉर्मेशन का कोई यूज़ नहीं होता है. जैसे अगर हम सिंपल वर्ड बात करें तो कोई भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो भी हमें अकाउंटिंग प्रोसेस से मिल रही है, जैसे कोई भी ट्रांजैक्शन इवेंट्स बिजनेस में हो रहा है तो उसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसको मेज़र कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि वो बिज़नेस के लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं है, उन्हें मॉनेटरी टर्म में मेज़र किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है. सो कम्युनिकेट करने से पहले हमें ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि वो इन्फॉर्मेशन रिलेटेड पार्टीज़ वेदर दे आर इंटरनल और एक्सटर्नल वो उनके लिए यूज़फुल है या नहीं है. तो उसके लिए अकाउंटिंग में 4 पैरामीटर डिसाइड किए गए हैं. द 4 बेसिक इम्पॉर्टेंट क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, बिकॉज दीज पैरामीटर डिसाइड whether in accounting information is decision useful or useless. So these accounting information हमें डिसीजन लेने के लिए हेल्प करेंगी या हेल्प नहीं करेंगी. लेट्स वी डिस्कस इट. द फर्स्ट क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स इज रिलायबिलिटी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलायबिलिटी? रिलायबिलिटी मीन्स विश्वसनीयता, मीन्स ट्रस्टेबल. Reliability means the user must be able to depend on the information. The reliability of accounting information is determined by the degree of correspondence between what the information conveys about the transactions or events that have occurred, measured and displayed. A reliable information should be free from error and bias and faithfully represented what it means to represent. To ensure reliability, the information disclosed must be credible, verifiable by independent parties, used by the same method of measuring and be neutral and faithful. So what is the meaning of reliability? Reliability का मतलब होता है ट्रस्टेबल. जब भी कोई भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मिलती है किसी भी रिलेटेड पार्टीज़ को तो वो उसकी हेल्प से फ्यूचर डिसीजन लेता है. जैसे हमने डिस्कस किया था कि ओनर्स उन अकाउंटिंग की हेल्प से क्या करता है, बिजनेस की पोजीशन को एनालिसिस करता है, प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करता है, कितना डिविडेंड मिल सकता है, मिलने वाला है, उसको एनालिसिस करता है और फ्यूचर के अपकमिंग प्लान्स डिसाइड करता है रिलेटेड टू द बिजनेस. तो वो जो इन्फॉर्मेशन जिसके बेसिस पे वो फ्यूचर डिसीजन ले रहा है वो इन्फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए? रिलायबल होनी चाहिए. रिलायबल मीन्स कि जो इन्फॉर्मेशन जहाँ से आ रही है वो करेक्ट ट्रांजैक्शन इवेंट से आए, वो इन्फॉर्मेशन में कोई एरर ना हो, कोई बायसनेस ना हो, फेथफुल इन्फॉर्मेशन हो, एज वेल एज जो ट्रांजैक्शन इवेंट्स रिकॉर्ड किए गए हैं उसका प्रॉपरली प्रूफ भी होना बहुत ज़रूरी है. इट मीन्स उसका वाउचर हो बिज़नेस के पास जो इस बात को
प्रूफ करे, सर्टिफाई करे कि वो ट्रांजेक्शन इवेंट्स बिजनेस में हुए या नहीं हुए। कभी कभी क्या होता है बिजनेस में कुछ ट्रांजेक्शन इवेंट्स ऐसे रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं जो कि बिजनेस में होते ही नहीं है। जनरली आपने कई सारे स्कैम सुने होंगे कि बिज़नेस में कई ऐसे डाटा लोगों को रिप्रेजेंट किए जाते हैं कि कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी बहुत अच्छा रिटर्न दे रही है, रॉन्ग एविडेंस प्रेजेंट करके आपको कंपनी के लिए आपका ट्रस्ट बढ़ाया जाता है और आप कंपनी में इन्वेस्ट करते जाते हो और एक समय आता है कि आपको पता चलता है कि आपका सारा पैसा डूब गया है। ये क्यों होता है? क्योंकि जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो रिलायबल नहीं है। जो भी उसमें ट्रांजेक्शन इवेंट रिकॉर्ड किए गए हैं उसके लिए जो प्रूफ होने चाहिए, जो वाउचर्स होने चाहिए वो सर्टिफाइड नहीं होते हैं। सो वो ट्रांजेक्शन इवेंट्स रिकॉर्ड हो जाते हैं बिज़नेस में, जिससे बिज़नेस काफ़ी प्रॉफिटेबल दिखता है, लेकिन एक्चुअलिटी में क्या होता है वो चीज़ें दिखती ही नहीं हैं, होती ही नहीं हैं। तो जब आपको एक्चुअलिटी का पता चलता है तब तक बहुत लेट हो जाता है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी रिलायबल। ओके, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स इज रिलेवेंस। रिलेवेंस मतलब रिलेवेंसी होनी चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए विच इट मस्ट बी अवेलेबल इन टाइम। यू नो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई भी इंफॉर्मेशन आपको टाइम में मिले। इंफॉर्मेशन मिल रही है बट इंफॉर्मेशन लेट से मिल रही है और बाद में आप उस इंफॉर्मेशन को के बेसिस पे आप डिसीजन नहीं ले सकते। जैसे मैंने 31 तक अपनी कंपनी को कहा, अपनी कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव से कहा कि मुझे 1 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्ट करना है, आप मार्केट एनालिसिस करके बताओ कि किस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करें। उन्होंने काफ़ी एनालिसिस किया और पता चला कि डाटा जो मिलेगा वो 1 अप्रैल को मिलेगा, 1 मई को मिलेगा। 30 अप्रैल लास्ट डेडलाइन है हमें इन्वेस्टमेंट करने की। तो अगर हमें इन्फॉर्मेशन 1 मई को मिलेगा तो 1 मई को उस डाटा का या उस इन्फॉर्मेशन का कोई रिलेवेंसी रहेगी? नहीं सर। क्यों? क्योंकि टाइम बीत चुका है। सो कभी कभी डिसीज़न लेने के लिए हमें पेशेंस की ज़रूरत होती है, हमें डाटा का इंतज़ार करना पड़ता है, इन्फॉर्मेशन का इंतज़ार करना पड़ता है। और कभी कभी कोई इन्फॉर्मेशन अचानक से हमको समय के बाद मिल जाती है। कुछ इन्फॉर्मेशन समय के पहले मिलती है तो बढ़िया है, समय से मिल जाएगी तो बढ़िया है। तो रिलेवेंस का मतलब होता है the information must be available in time because it must help in prediction and feedback and must influence the decision by user by helping them form prediction about the customers outcomes of the past, present and future events and confirming or correcting their past evaluations. So the important things कि information must be available in time because अगर कोई information टाइम पे नहीं मिलती तो हम उस information को वॉइड मानते हैं, कहते हैं अरे छोड़ो ये इस इन्फॉर्मेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। अब क्या मतलब है इस इन्फॉर्मेशन का? सो इन्फॉर्मेशन में रिलायबिलिटी के साथ साथ रिलेवेंस का होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही सारी इन्फॉर्मेशन हमको फ्यूचर में प्रिडिक्शन करने में, एवेलुएट करने के लिए कंपनी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। द थर्ड वन इज़ अंडरस्टैंडेबिलिटी। It means decision makers must interpret accounting information in the same sense as it is prepared and conveyed to them. The qualities and distinctions between good and bad communication in the masses are fundamental to understandability of message. A message said to be effectively communicated when it is interpreted by the receiver of the message in the same sense in which the sender has sent. Accountant should present the comparable information in the most intelligible manner without sacrifice relevance and reliability. यू नो अगर कोई इन्फॉर्मेशन टाइम पे मिल गई आपको, वो इन्फॉर्मेशन करेक्ट भी है, रिलायबल है, क्योंकि आपको रिलायबल सोर्सों से मिली है वो इन्फॉर्मेशन और आपने सारा एनालिसिस किया, रिलेवेंस है। बट जब आप उस इन्फॉर्मेशन को ट्रांसलेट कर रहे हो समझने के लिए, ट्रांसलेशन का मतलब है कि जब भी कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है तो वो सब कुछ नहीं बता देती है। जैसे कहते हैं ना, फिगर्स कैन नॉट स्पीक। आप उन फिगर्स से इंटरप्रेट करते हो, एनालाइज करते हो कि ये चीज़ आपके लिए सही है नहीं। सो कभी कभी जब आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है लेकिन आप उसका इंटरप्रिटेशन उसी वे में नहीं कर पाते हो जिस वे में वो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। सो इन्फॉर्मेशन की थर्ड इंपॉर्टेंट क्वालिटी है कि इन्फॉर्मेशन अंडरस्टैंडेबल हो, मीन्स आप उसको समझ सको। मीन्स जो सेंडर ऑफ द मैसेज है वो जिस इमोशन से, जिस मीनिंग से उस मैसेज को कन्वे किया है, आप भी उसी मीनिंग में उस मैसेज को इंटरप्रेट करें।
अगर आप किसी सेंडर ने आपको कोई इन्फॉर्मेशन भेजी बैड सेंस में, बट आपने उस इन्फॉर्मेशन को कन्वे कर लिया एज अ गुड न्यूज़ की तरह, सो वहाँ पे उस मैसेज का की रिलायबिलिटी तो है, रिलेवेंस तो है, बट अंडरस्टैंडेबिलिटी नहीं है। ओके तो जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है तो जिस वे में वो कम्युनिकेट की जा रही है उसी वे में उसका ट्रांसलेशन होना भी ज़रूरी है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ क्योंकि ये बहुत डीप कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। सपोज़ मार्केट में आपको पता चला कि आपके कॉम्पिटिटर ने 10% अपने प्रोडक्ट का प्राइस 10% डिक्रीज़ कर दिया है। सो आपने उस डाटा को लिया, सब कुछ एनालाइज किया कि रिलेवेंट मिला है, सही टाइम पे न्यूज़ मिला है कि वो प्लान कर रहे हैं कि वो 10% प्रोडक्ट एंड सर्विस के दाम घटाने वाले हैं, और रिलायबल भी है, वो सोर्स भी आपके सही हैं। लेकिन आपने जब उस इन्फॉर्मेशन को जब मिला आपको, तो आपने इंटरप्रिटेशन गलत लगा लिया कि वो 10% प्रोडक्ट एंड प्राइस के दाम घटा नहीं रहे हैं, बल्कि वो 10% प्रोडक्ट एंड प्राइस के दाम इंक्रीज़ कर रहे हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आपको एज इट इज़ वैसे ही नहीं मिलती जैसे वो बताना चाहते हैं। तो आपने जिस वे में उस इन्फॉर्मेशन को लिया, अगर आपने सही वे में ले लिया तो आप तुरंत अपने प्राइस को घटाएंगे या उस अपने प्रोडक्ट के साथ कोई ऑफ़र निकालेंगे ताकि कस्टमर उधर स्किप ना कर जाए। तो कोई भी इन्फॉर्मेशन जो आप तक कम्युनिकेट की जाती है वो आपके लिए अंडरस्टैंडेबल भी होनी चाहिए, यानी आपके अंदर इंटरप्रिटेशन की पावर होनी चाहिए, उस इन्फॉर्मेशन को ट्रांसलेशन की पावर होनी चाहिए। देखिए ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इस चैप्टर 1 में बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट है, बट यू आर द फ्रेशर स्टूडेंट ऑफ द कॉमर्स। सो अकाउंटिंग के फील्ड में ये चीज़ बहुत समझनी ज़रूरी है कि अकाउंटिंग जो है वो एक टूल्स है जिसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी ट्रांजैक्शन इवेंट से हम लोग इन्फॉर्मेशन जनरेट करते हैं। वो इन्फॉर्मेशन कैसे जनरेट होती है, उस इन्फॉर्मेशन में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और आई होप कि इट इज़ वेरी ईजी कॉन्सेप्ट कि कोई भी इन्फॉर्मेशन रिलायबल होनी चाहिए, रिलेवेंस होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबल मीन्स समझने योग्य होनी चाहिए, एज वेल एज कंपेरेबिलिटी। It is not sufficient that the financial information is relevant and reliable at a particular time, in a particular circumstances for a particular reporting entity, but is equally important that the user of a general purpose financial reports are able to compare various aspects of an entity over different time period and with other entities. To be comparable, accounting reports must belong to a common period and use common unit for measurement and format of reporting. Yes, the comparability का मतलब यहाँ पे है कि अगर कोई अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंडेबल है, रिलायबल है, रिलेवेंस है, एज वेल एज कंपेरेबल। कंपेयर मतलब उस इंफॉर्मेशन को हम दूसरों के साथ कंपेयर करके भी एनालिसिस करना चाहिए। जैसे मैं इन पूरे चारों पैरामीटर से आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। एवरी कंपनी मस्ट प्रिपेयर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर। हर कंपनी आपको पता है साल के अंत में 31 मार्च को अपना फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार करती है। तो पहली बात है कि वो रिलायबल होनी चाहिए। जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है उसका बेसिक क्या है, अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग में पहले क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर उसमें कहीं भी कोई गलत ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गया तो जो फाइनेंशियल रिपोर्ट बन रहा है वो सही बनेगा कि गलत बनेगा? सर गलत बनेगा। इट मीन्स उसमें रिलायबिलिटी है नहीं। सो रिलायबल होने के लिए जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हो रहा है वो सही डाटा से प्रेजेंट होना चाहिए। ओके अगर हम उसमें गलत डाटा इनपुट करेंगे तो रिजल्ट भी क्या आएगा, गलत आएगा। हमारी प्रॉफिट गलत आएगी, लॉस गलत आएगा, एसेट्स की वैल्यू गलत आएगी, लाइबिलिटी की वैल्यू गलत आएगी, कहीं ना कहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी जिससे जिस एम से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएं वो गलत हो जाएगी। तो रिलायबिलिटी नहीं रही तो समझ में आ गया। दूसरी बात रिलेवेंस। अगर कंपनी 31 मार्च को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है तो उसके बाद उसको 10-15 दिन लगता है उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करने में। अगर कंपनी टाइमली फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बना पाती है तो क्या होगा, जब सही टाइम पे डाटा नहीं मिलेगा आपको तो क्या आप नेक्स्ट ईयर, जैसे मान लीजिए ईयर चल रहा है मार्च 2020 को कुछ कंपनी अपना फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाई होगी, अगर वही रिपोर्ट बनने में अप्रैल लग जाता, मई लग जाता, तो कंपनी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर फॉर द 20 एंड 21 के लिए वो 2 महीने 1 महीने पीछे हो जाएगी ना।
तो अगर वो डाटा टाइमली नहीं मिलेगा तो आप टाइमली नेक्स्ट ईयर के लिए अपने आप को क्या स्ट्रैटेजी बना पाओगे, नेक्स्ट टाइम के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर पाओगे? नहीं। तो टाइमली डाटा मिलना भी बहुत ज़रूरी है। द थर्ड वन इज अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी की बात करें तो अगर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया बट आपके अकाउंटेंट उस स्टेटमेंट से एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं कि कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, ना ये पता कर पा रहे हैं कि बैलेंस शीट में कंपनी की लायबिलिटी कितनी है, एसेट्स कितनी है, कितनी एक्सटर्नल लायबिलिटी, कितनी इंटरनल लायबिलिटी है, कितनी एसेट्स लॉन्ग टर्म है, कितनी शॉर्ट टर्म है, कितनी फिक्स एसेट्स हैं, कितनी नॉन करंट एसेट्स है, कितनी करंट एसेट्स हैं। ओके, यानी वो एनालाइज नहीं कर पा रहे, समझ नहीं पा रहे उससे, तो क्या उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का कोई एम है? नहीं है। इसीलिए एक फॉर्मेट भी बनाया गया है, अंडरस्टैंडेबिलिटी के लिए एक फॉर्मेट बनाया गया है ताकि एवरी अकाउंटेंट उसको ईजिली समझ सके। एंड लास्ट वन इज कंपेरेबिलिटी। अगर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंपेरेबिलिटी नहीं है, यानी कंपेरेबिलिटी मीन्स व्हाट, अपने पास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज वेल एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द अदर कंपनीज। कंपेरेबिलिटी ये बताता है कि आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप साल के अंत में बना रहे हो, वो जब आप उसको दूसरों के साथ कंपेयर करें, दूसरों का यहाँ मतलब है 2020 का फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप 2019 के साथ भी कंपेयर कर लो। ओके, तो कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए उस डाटा में। पता चला प्रीवियस ईयर आप रुपीज़ में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे थे, इस साल आप डॉलर में रिकॉर्ड कर रहे हो, तो दोनों की यूनिट अलग अलग है। पिछली बार आप एनपीओ की तरह अकाउंट बनाए थे, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह अकाउंट प्रिपेयर किए थे, इस बार आपने प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह रिपोर्ट तैयार की है। पिछली बार आपने डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो किया था, इस बार डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो ही नहीं किया था, तो क्या कंपेरेबिलिटी हो पाएगी इन्फॉर्मेशन में? नहीं हो पाएगी। तो कंपेरेबिलिटी होने के लिए फॉर्मेट सेम होना चाहिए। एंड अदर थिंग्स, कंपेरेबिलिटी विद द अदर फर्म। आपको सिर्फ अपनी पास्ट डाटा से ही कंपेयर नहीं करना है कि हम पहले क्या थे अब क्या है, एज वेल एज आपको अपने कॉम्पिटिटर के साथ भी अपना कंपैरिजन करना है। सो आपका जो डाटा होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होना चाहिए, वो दूसरों के साथ कंपेरेबल भी होने चाहिए। सो आई होप कि आज हम लोगों ने पढ़ा द 4 क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। द नंबर 1 इज रिलायबिलिटी, नंबर 2 इज relevance, number 3 understandability, and number 4 is comparability. So आई होप आपको ये चारों चीज़ें समझ में आई होंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।